हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज फ्लावर। हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में किस किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फ्लावर के वेरियस पोर्शन को, वेरियस चीज़ों को हम लोगों ने ओवरव्यू किया था। व्हाट इज बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, वेरियस टर्म को हम लोगों ने टच किया था। और लास्ट लेक्चर को हम लोग यहाँ एंड किए थे कि हम लोग रिप्रोडक्शन जब स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन की जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो 3 सब हेडिंग में स्टडी किया जाएगा। किसमें? 3 सब हेडिंग। 3 सब हेडिंग में सबसे पहला सब हेडिंग क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले के स्टेज को प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे गैमीट के ट्रांसफर का। द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स इन अ प्लांट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये बात आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो इसीलिए गैमीट ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड जो सब हेडिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और थर्ड जो सब हेडिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जाइगोट जो बना उस जाइगोट में एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ और फ्रूट और सीड कैसे बने। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, जहां हम लोग सबसे पहला टॉपिक यानी प्री फर्टिलाइजेशन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और प्री फर्टिलाइजेशन में भी सबसे पहला टॉपिक क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? सबसे पहला वर्ड यहां आता है गैमीट। सबसे पहला वर्ड यहां क्या आया बच्चे? गैमीट। गैमीट्स मतलब आप लोग समझ रहे हो, सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जर्मिनेट। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, बनना। यानी गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेक्स सेल आर डेवलप। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेक्स सेल इज डेवलप। तो इस समय गैमेटोजेनेसिस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस होने के लिए, कोई सेक्स सेल डेवलप होने के लिए सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। सेक्स ऑर्गन होने के लिए सबसे पहला सेक्स ऑर्गन हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट इज स्टामेन। स्टामेन क्या है? वो स्टामेन का प्लूरल क्या था? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। सॉरी, नॉट मेगा स्पोरोफिल, इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। इसको क्यों माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं एंड्रोशियम को? देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, जो मेल सेक्स सेल होता है उसको यहां हम ऊपर में लिख दे रहे हैं। जो मेल सेक्स सेल होते हैं यानी जिसकी हम बात करेंगे एंड जिसका बात हम लोग पॉलन की कहेंगे, इसका साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, कैसे छोटा होता है, ये आगे के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे। इसके छोटे होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पो। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पो। और ये जो स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम, जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा? ऐसे स्ट्रक्चर को अपने में समेटे रखेगा। तो माइक्रोस्पो, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल? माइक्रोस्पोर कंटेनिंग, फिल का मतलब होता है लीफ, माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मॉडिफाइड लीफ की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और इसका अदर नेम क्या है? ये मिल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टामिन की बनाया है, हम लोगों ने स्टामिन का बनाया है। तो जनरली जो एक टिपिकल एंथर की बात करते हैं, टिपिकल एंथर कहने का मतलब जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में जो देखने को मिलता है वो कैसे होते हैं? बाइलॉब्ड। यहाँ ये शब्द आप पकड़ के रखिएगा, ये कैसे होते हैं? बाइलॉब्ड। देखो तो एक लोब है, दो लोब है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बाइलॉब। हम लोगों ने डिस्कशन किया था मॉर्फोलॉजी में यूनिलॉब भी होते हैं और ज्यादा लॉब भी हो सकते हैं, बट एंजियोस्पर्म में क्या होगा? बाइलॉब्ड कंडीशन ज्यादा होगा। और ये बाइलॉब्ड कंडीशन जो है ये ग्रूव, ग्रूव मतलब गड्ढा। यहां देखो, दिस इज योर डीप ग्रूव, दिस इज योर व्हाट? डीप ग्रूव लिखा हो, सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव, यानी डीप ग्रूव, इससे ये सेपरेट रहते हैं इन द फ्रंट, आगे की ओर, लेकिन अटैच रहेंगे ईच अदर बाय द बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन पीछे की तरफ ये अटैच रहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू कैसा टिश्यू है? तो ये वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल टिश्यू कहने का मतलब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। और ये स्टेराइल टिश्यू है। स्टेराइल टिश्यू मतलब इसमें इससे सेक्स सेल बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, एंथर का फंक्शन क्या है? एंथर का फंक्शन अगर हमसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे तो आप सीधा कहोगे कि एंथर जो है ये डेवलप करता है मेल सेक्स सेल को। कनेक्टिव, कनेक्टिव का काम क्या है? कनेक्टिव वेस्कुलर टिश्यू है, इसको वेस्कुलर टिश्यू का जरूरत होगा ना, पानी का जरूरत होगा फॉर प्रोसेस, फूड का जरूरत होगा, तब ना जब ज्यादा फूड मिलेगा बाबू, जब सेल को ज्यादा अमाउंट में फूड मिलेगा तब जाके इस सेल में क्या होगा, जो कंटेंट है, किसका कंटेंट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो रेशियो डिसबैलेंस करेगा, और उस डिसबैलेंस हुए रेशियो के कारण क्या होगा, डिवीजन करेगा, जिससे मेल सेक्स सेल बनेंगे। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। फिलामेंट कैसा है? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, कैसा है? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और सबसे लास्ट में होता है प्रॉक्सिमल एंड। ये प्रॉक्सिमल एंड जो है ये एंथर को थैलेमस से क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, इसके बाद और क्या कैरेक्टर है, तो यहां हम लोगों ने देखा कि बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर एंथर का होता है, और सारे लॉब में, ईच लॉब, नॉट अ सिंगल लॉब, ईच लॉब में दो थीका होते हैं। थीका मतलब होता है स्पेस, कैविटी, दो कैविटी होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, डाइथीकस। और इसीलिए जो बाइलॉब्ड एंथर है, एक चीज ध्यान दोगे, बाइलॉब्ड एंथर है उसमें क्या हुआ, दो थीका था, दो थीका मतलब दो कैविटी था, तो टोटल जाके बाइलॉब्ड एंथर में कितने स्पोर बन सकते हैं, 4 स्पोर बन सकते हैं। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म का टिपिकल एंथर होता है उसके लिए कुछ टर्म यूज किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म इज बाइलॉब्ड एंथर, डाइथीकस, क्योंकि दो थीका प्रेजेंट होता है हर लॉब में, और इससे वहां पे 4 स्पोर का फॉर्मेशन करने के लिए स्पेस मिलता है। इसलिए जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है उसको कहा, एंथर का जो यहाँ पे फॉर्म होता है उसको कहा जाता है क्या, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये टिपिकल एंथर की बात की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ नोटवर्दी पॉइंट है। ये नोटवर्दी पॉइंट आपके नीट के प्रोस्पेक्टिव से काम आएगा, बोर्ड्स में इससे कुछ ज्यादा काम नहीं आएगा। मालवेसी के मेंबर, चाइना रोज जो है, चाइना रोज का एंथर में एक ही लोब प्रेजेंट होता है। चाइना रोज में क्या होता है, दो लोब नहीं होते, एक ही लोब होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म के, टिपिकल एंजियोस्पर्म में कितने लोब होते हैं, दो लोब। तो मालवेसी के मेंबर में एक लोब होते हैं, और एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होगा, तो दो स्पोरेंजिया बन सकता है। इसीलिए ऐसे एंथर को क्या कहेंगे, यूनिलॉब्ड एंथर और बाइस्पोरेंजिएट, नॉट अ टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहेंगे, बाइस्पोरेंजिएट। बाई मतलब दो, स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिया फॉर्मिंग बड़ी। अगला नोट पॉइंट क्या है, कुछ कुछ एंथर्स ऐसे होते हैं, एंथर के लोब ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। जनरली कितना बन रहा था, दो थीका था हर लोब में, तो दो डाइथीकस एंथर था, जैसा कि आपको जनरल में था, मालवेसी में था। लेकिन ओल्फिया जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है, ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजिया एक एंथर लोब में फॉर्म करता है। ये भी इसका क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट जो नोटवर्दी पॉइंट है, कभी कदार क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम जिसको मोनोस्पोरेंजिएट कहा जाता है, ये पूरे एंथर में ही फॉर्म होता है, जैसे आर्सी ट्यूबोरियम में होता है, स्मॉलेस्ट डाइकॉट प्लांट। ठीक है, कोई दिक्कत? स्मॉलेस्ट डाइकॉट प्लांट वोल्फिया है, लेकिन स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट वोल्फिया है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट डाइकॉट प्लांट है। प्लस इसके बारे में एक और चीज जान लो, ये पैरासाइट है, इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट पैरासाइट कोई भी एंजियोस्पर्म में नहीं। तो हम स्टामेन के बारे में क्या क्या टर्म्स कह सकते हैं बच्चे, जनरली जो स्टामेन होता है वो बाइलॉब्ड होता है, उसके बाद डाइथीकस होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। जबकि मालवेसी में क्या होता है, यूनिलॉब्ड होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है। वोल्फिया में क्या होता है, एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा, जबकि एसिटोबुलियम में क्या होता है, मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन प्रेजेंट होता है। स्टामेन में 3 पार्ट क्या क्या होते हैं, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। एंथर्स का काम क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करेगा। कैसे डेवलप करेगा अब हम लोग देखेंगे। कनेक्टिव का काम है ये वेस्कुलर टिश्यू को, वेस्कुलर टिश्यू का ये बंडल है, वेस्कुलर सप्लाई चेन है। फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, और प्रॉक्सिमल एंड थैलमस से अटैच रहे। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चे? हाँ, तो अब तक हम लोग एंथर का ओवरव्यू देख चुके थे। अब जरा एंथर का एनाटॉमी देखते हैं। ठीक है, तो एक एंथर है, उस एंथर को हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। दिस इज द एंथर, दिस इज योर एंथर। इस एंथर को हम लोगों ने क्या किया, टीएस सेक्शन काटा।
ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। तो इसका जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में ये जाना था कि जब बाइलॉब्ड एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कटता है तो वो कैसा दिखता है, बटरफ्लाई शेप का। तो ये कुछ इस तरह के एक स्ट्रक्चर में अराइज अप करेगा, जहां सबसे पहला लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाएगा, उसके बाद वाले जो लेयर होंगे वो हाइपोडर्मिस, उसके बाद जो लेयर होंगे वो मिडिल लेयर, दिस इज टैपेटम। रिमेंबर दिस लेयर इज गोइंग टू बी क्रूशियल, क्योंकि यही डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद पॉलन सैक, और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स डेवलप हैं। दिस इज द स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम वो पार्ट है, स्ट्रोमियम क्या है, वो पार्ट है जहां से डेहिसेंस होने के बाद पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, लिबरेट आउट करेंगे। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, यानी वेस्कुलर बंडल है। तो आप यहां देखो बाइलॉब्ड एंथर ये कैसे था, एक लॉब, दो लॉब एंथर था बाइलॉब्ड एंथर, और एक लॉब में कितने स्पोर होते थे, 2 स्पोर, जिसको हम बाइस्पोरेंजिएट कहे थे, बाइस्पोरेंजिया कहे थे। तो देखो एक लॉब में 1 और 2 बने ना, बाइस्पोरेंजिएट। और जब मेरे पास बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है तो अब कितने स्पोर होंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो एक स्पोरेंजिया इसमें बना, दूसरा स्पोरेंजिया इसमें बना, तीसरा स्पोरेंजिया इसमें बना, चौथा स्पोरेंजिया इसमें बना। इसीलिए इसको क्या कहा गया था, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टिपिकल एंथर का। इसी एंथर के वॉल को हम लोगों ने जूम आउट कर दिया। तो ये एनसीईआरटी के फिगर में इसी तरह का आपका बनाया हुआ है। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। दिस इज एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ आपके नीट के में भी संदर्भ में पूछी जाती है कि इसका लेयर को थोड़ा एक सीक्वेंस में लिखने के लिए। तो सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, नॉट एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टैपेटम। इसका ये सीक्वेंस है। कब, जब आप बाहर से अंदर की ओर जाओगे। अगर अंदर से बाहर की ओर आओगे तब क्या हो जाएगा, टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब जरा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट देखते हैं, यानी हम कह रहे हैं एंथर का डेवलपमेंट देखते हैं। आई एम गोइंग टू से लेट्स सी हाउ एंथर डेवलप। तो एक चीज याद रखोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करता है हाइपोडर्मली, एपिडर्मली, एपिडर्मिस से ना, एपिडर्मिस के बाद वाले लेयर से डेवलप करेगा। इसीलिए हाइपोडर्मली फ्रॉम द स्ट्राइप ऑफ आर्कियोस्पोरियल सेल, फ्रॉम द स्ट्राइप ऑफ आर्कियोस्पोरियल सेल। स्ट्राइप मतलब होता है चेन। आर्कियोस्पोरियल सेल के चेन से हाइपोडर्मली माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करता है, डेवलप करता है। और ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। यू मतलब ट्रू, यानी ट्रू स्पोर सेल से अगर स्पोरेंजियम डेवलप हो तो इसको कहा जाता है यूस्पोरेंजिएट। ठीक है। अब देखो ये यहां पे आप एक फिगर देखना, इस फिगर को आप समझ लोगे तो ये पूरा बात समझ में आ जाएगी। क्या है, ये मेरा एक एंथर का एपिडर्मिस था। ठीक है। इस एंथर के एपिडर्मिस जो है या आर्कियोस्पोरियल का जो स्ट्राइप है, चेन है, इसमें से कोई एक सेल जो आर्कियोस्पोरियल सेल है, ये वाला, ये सेल क्या किया, ये डेवलपमेंट में पार्ट लेगा। तो ये डेवलपमेंट में पार्ट कैसे लेगा, इस आर्कियोस्पोरियल सेल में माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, ये 2n है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में माइटोसिस इसका जो होगा ये पेरिक्लाइनल होगा। पेरिक्लाइनल माइटोसिस कहने का मतलब होता है कि इस तरह से कटेगी, दिस फेज। ट्रांसवर्स होगा अगर माइटोसिस, एक चीज ध्यान दोगे, अगर ट्रांसवर्स माइटोसिस मैं कहता हूं इस सेल में, लेट सपोज मैं कहा इस सेल में क्या हो, ट्रांसवर्स माइटोसिस, तो ट्रांसवर्स माइटोसिस ये रहा। और पेरिक्लाइनल माइटोसिस कहा तो पेरिक्लाइनल माइटोसिस ये नीचे वाला रहा। तो आप यहां लिख लोगे, अगर इस तरह का डिवीजन है तो इसको कहते हैं पेरिक्लाइनल, और इस डिवीजन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स। ओके। तो 2 सेल में डेवलप करेगा। यहां देखो लिखा हूं मैंने, आर्कियोस्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लाइनली टू फॉर्म आउटर सब एपिडर्मल पेराइटल सेल, यानी जो एपिडर्मिस के तरफ आउटर सेल बनेगा उसको हम लोग पेराइटल सेल कहेंगे, और इनर साइड में जो सेल बनेगा उसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा हूं, यहाँ स्पोरोजिनस सेल लिखा हूं, क्योंकि यहाँ जो डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगा, तो ये सेल।
इस स्पोरोजीनस सेल में रेगुलर माइटोसिस होगा, तब जाके ये डेवलप करेगा स्पोरोजीनस टिश्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, ये जो पेराइटल सेल है ये फिर डिवाइड करेगा पेरिक्लाइनली, और इस तरह से वो डेवलप करेगा 3 से 5 लेयर का वॉल। कितने लेयर का वॉल? 3 to 5 लेयर वॉल, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल भी कहते हैं। जहां क्या क्या वो डेवलप करेगा? एपिडर्मिस डेवलप करेगा जो एक लेयर का, एंडोथीशियम डेवलप करेगा, ये भी 1 लेयर होता है, मिडिल लेयर डेवलप करेगा। ये डेवलपमेंट जो होता है ये 1 से लेके 4 तक होता है, 1 से लेके 4 लेयर थिक होता है, और उसके बाद टेपेटम डेवलप करेगा, ये भी सिंगल लेयर। यानी कुछ इस तरह का सीक्वेंस होगा, ऊपर में एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद 3 लेयर मल्टी मिडिल लेयर, उसके बाद टेपेटम। हाँ, टेपेटम बाई न्यूक्लिएट स्टेज होता है या पॉलीन्यूक्लिएट स्टेज होता है। क्यों होता है? जब टेपेटम हम लोग पढ़ेंगे तब इस चीज को डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, यानी जो स्टेज आप यहां देख रहे हो, इस स्टेज तक में आने के लिए एंथर शुरू कहां से करेगा? आर्कियोस्पोरियल सेल से शुरू करेगा। इस आर्कियोस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, माइटोसिस शो करेगा, जिससे 2 सेल बनेगा, पेराइटल सेल एंड स्पोरोजीनस सेल, जिसमें फिर डिवीजन होगा तो पेराइटल सेल वॉल सेल बनाएगा, और स्पोरोजीनस सेल स्पोरोजीनस टिश्यू में डेवलप करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? चल, अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के बारे में, यानी एपिडर्मिस क्या है, एंडोथीशियम क्या है, मिडिल लेयर क्या है, टेपेटम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे एंथर वॉल के बारे में। हम लोग जाने कि एंथर वॉल बना होता है किस किस चीज से बच्चे? हम लोग जाने कि एंथर वॉल बना होता है सबसे पहले एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम से, मिडिल लेयर से, और लास्ट में रहता है टेपेटम। तो सबसे पहला हम लोग किस चीज के बारे में देखेंगे? एपिडर्मिस के बारे में देखेंगे। एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है, और ये सिंगल लेयर होता है। ये क्या है? एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है और सिंगल लेयर है। इसका काम बस प्रोटेक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ नोट एक पॉइंट आप लोग करेंगे या नोट जानेंगे कि एपिडर्मिस जो होता है आर्सिट्रोबियम का, ये इसमें फाइब्रस थिकनिंग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथीसियम भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता व्हाट इज एक्सोथीसियम, तो डोंट कंफ्यूज, सीधा लिख दीजिएगा द एपिडर्मिस व्हिच डेवलप सम fibrous thinking is known as exothecium, example एसिटोबियम। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन भी आप मान सकते हो कि हाँ ये इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट लेयर हम लोग पढ़ेंगे इंडोथीसियम के बारे में। इंडोथीसियम के बारे में पढ़ने से देखो क्या है, इंडोथीसियम कहाँ होता है? प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। हम लोग डायग्राम में देखे थे, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो का लेयर क्या था? इंडोथीसियम था। ये भी कैसे होंगे? ये भी सिंगल लेयर्ड होंगे। लेकिन इसमें अब मजेदार बात यह है कि जब वेरिएशन होता है, जब मैच्योरिटी होती है एंथर की, तो इसके सेल में कुछ कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज ये देखने को वेरिएशन मिलता है कि जो आउटर वॉल है वो थीन का थीन रह जाएगा, जबकि इनर वॉल और रेडियल वॉल, इनर वॉल मतलब अंदर का वॉल और रेडियल वॉल मतलब साइड से, रेडियल साइड से, रेडियल वॉल, यहां देखना आउटर वॉल थीन का थीन रहेगा, जबकि इनर वॉल और रेडियल वॉल क्या हो जाएंगे? ये थिक हो जाएंगे। और ये थिक होंगे तो किसी चीज से थिक होंगे, तो ये थिक इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फा सेलुलोज का फाइबर, यहाँ पे अल्फा सेलुलोज के फाइबर का थिकनिंग हो जाता है, ठीक है। जबकि कैलोज बैंड का डिपोजिशन हम लोग देखते हैं रेडियल वॉल के ऊपर। इसीलिए इनर वॉल और जो रेडियल वॉल है ये थिक हो जाते हैं इंडोथीसियम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड की थिकनिंग होती है। जहाँ पे ये अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड एब्सेंट होते हैं, वैसे एरिया को हम लोग एस्ट्रोमियम कहते हैं। वैसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोमियम कहते हैं। और एस्ट्रोमियम का ये फंक्शन है कि जब एंथर डेहिसेंस करेगा, जब एंथर फटेगा, तो यह उसी जगह से डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक प्लेस फ्रॉम हियर। एस्ट्रोमियम से ही डेहिसेंस जो है एंथर में ये देखने को मिलता है, ठीक है।
अल्फा अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड के प्रेजेंस होने के कारण जो इंडोथीसियम होता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहने का मतलब ये वाटर से एस्केप आउट करता है, ये वाटर को परमिट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेयर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिडिल लेयर। तो अब हम लोग मिडिल लेयर के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल लेयर के सेल्स जो होंगे ये पैरेन्काइमेटस होंगे। पैरेन्काइमेटस सेल है तो आप कह सकते हो कि ये सेल में सर कुछ ना कुछ फूड का स्टोरेज होगा। तो हाँ बाबू, यहाँ कुछ ना कुछ फूड का स्टोरेज होगा। ये 1 से लेके 3 लेयर थिक हो सकते हैं। ये इफीमेरल होते हैं। इफीमेरल का मतलब ये शॉर्ट लिव है, कुछ दिन रहेंगे उसके बाद ये डाई हो जाएंगे या वेनिश आउट हो जाएंगे। इसीलिए जो मैच्योर एंथर होता है उसमें मिडिल लेयर देखने को नहीं मिलता है, जबकि यंग लेयर में आपको मिडिल लेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो लेयर हम लोगों को पढ़ना है, दैट लेयर इज टैपेटम। दैट लेयर इज टैपेटम। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे चौथा लेयर, दैट इज टैपेटम। टैपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है और ये कैसा लेयर है? सिंगल लेयर है। इसका फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रिटिव लेयर है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को। इसके सेल्स जो होते हैं इसमें डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होता है। क्या बोला मैंने कि यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होता है। अब एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। यानी वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि टैपेटल सेल जो है वो मल्टीन्यूक्लिएट क्यों हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज रीजन फॉर मल्टीन्यूक्लिएट। क्यों मल्टीन्यूक्लिएट हो गया या क्यों बाइन्यूक्लिएट हो गया, टैपेटम क्यों नहीं और कोई सेल हुआ। तो सबसे पहला है बाय नॉर्मल माइटोसिस। नॉर्मल माइटोसिस हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल माइटोसिस सेल में हो रहा है, सेल में डिवीजन हो रहा है, लेकिन सेल प्लेट जो है वही नहीं बने। सेल प्लेट जब नहीं बनेगा तो डाउटर सेल्स जो डेवलप करेंगे वो क्या है, द 2 डाउटर सेल्स डिप्लॉयड न्यूक्लियाई रिमेन इन द सेल। यानी कि जो जब सेल प्लेट ही नहीं डिवाइड किया, मतलब ऐसे समझो कि सेल है, सेल में डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस तो बन गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस, लेकिन सेल प्लेट जब नहीं बना, 2 सेल में नहीं डेवलप किया, तो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। नेक्स्ट रीजन है इसका पॉलीटिनी। पॉलीटिनी क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी क्रोमोसोम डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स डेंस होंगे लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स कहने का मतलब जो आप क्रोमोसोम अलग होगे, क्रोमोसोम्स अलग होगे तब ना आपका फिर क्या कहते हो, सेल प्लेट के लिए वो ट्रिगर करेगा, सेल प्लेटिंग होगा तो नया सेल्स बनेगा, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होगा। तो ये कि दूसरा रीजन है मल्टी न्यूक्लिएट होने का। तीसरा रीजन जो है ये है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। तीसरा रीजन क्या है? रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस क्या है? यहाँ नॉर्मल माइटोसिस होगा, कहाँ? अप टू एनाफेज। एनाफेज तक नॉर्मल माइटोसिस होगा, लेकिन एनाफेज में हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो पोल्स पे चला जाता है, मूव कर जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? बट द क्रोमोसोम एट द 2 पोल्स गेट सराउंडेड बाय अ कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ पे कवर नहीं करेगा, यहाँ एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दोनों क्रोमोसोम के पोल्स क्या हो जाएंगे? सराउंड कर जाएंगे। ऐसे न्यूक्लियस को रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जब होगा तब फिर क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज में डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट, एंडोमाइटोसिस। सेल के अंदर माइटोसिस होते रहेगा लेकिन सेल में डिवीजन ना हो। ये रीजन था टैपेटम के मल्टी न्यूक्लिएट होने का। अब बात करते हैं टैपेटम के टाइप्स के बारे में। तो टैपेटम के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप को सेक्रेटरी टाइप कहा जाता है या ग्लैंडुलर टाइप कहा जाता है। दूसरा जो टाइप है वो अमेवॉइडल टाइप है या इन्वेसिव टाइप कहा जाता है। वर्ड से आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ना सीख चुके हैं। यहाँ वर्ड क्या है? सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर। यानी ये ऐसे टैपेटम होंगे जो कुछ ना कुछ क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे। तो क्या सिक्रीट करेंगे? स्पोरोपोरोलिन सिक्रीट करेंगे, पॉलन किट सिक्रीट करेंगे और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन सिक्रीट करेंगे। स्पोरोपोरोलिन क्या है ये हम लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे अभी जस्ट। पॉलन किट क्या है? जब आप जानते हो कि पॉलिनेटर जो आते हैं वो पॉलन के लिए नहीं आते, वो नेक्टर के लिए आते हैं।
तो पॉलन किट जो है वो कंप्लीट किट है जहां पॉलन ग्रेन को कैरी आउट कराने के लिए प्लांट पॉलन ग्रेन के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट सच एज नेक्टर, सच एज फ्रेग्रेंस, वो कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर रखता है जिससे पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो. दैट पार्ट इज नोन एज पॉलन किट. हाँ, स्पेलिंग सही है, KITT किट, नॉट KIT किट. और कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन. कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन के बारे में हम लोग फर्टिलाइजेशन के समय में पढ़ेंगे कि ये ऐसा प्रोटीन है जो अलाउ करेगा कि हाँ कौन सा, ये ऐसा प्रोटीन है जो ये अलाउ करेगा कि कौन सा पॉलन ग्रेन किसके स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर सकता है और कौन सा नहीं. दूसरा जो इसका काम है, ये यूबिश बॉडी के बारे में भी, ये यूबिश बॉडी भी प्रोवाइड करता है. यूबिश बॉडी भी अभी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. अमेबॉइडल टाइप या इन्वेसिव टाइप जो टैपेटम है, इनका सिर्फ एक काम है. वो काम क्या है कि इनका सेल जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन कर जाएगा और प्रोटोप्लास्ट जो इसका बचा, ये माइक्रोस्पोर के कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. यानी आप ये कह सकते हो द अमेबॉइडल और इन्वेसिव टाइप इज द एक्चुअल न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द tapetum, while the secretory or glandular tapetum secrete various types of hormone and enzymes such as sporoporoline, pollen crete, compatibility protein and etc. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं टैपेटम जो है ये फूड एब्जॉर्व करेगा कहाँ से? मिडिल लेयर से. क्यों? क्योंकि मिडिल लेयर मल्टीन्यूक्लिएट था, पैरेन्काइमेटस था, फूड स्टोरेज था. यहाँ से ये फूड वहाँ से क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा, और वो एब्जॉर्व किया हुआ न्यूट्रिशन जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल को PMC भी कहा जा सकता है. PMC का मतलब होता है पॉलन मदर सेल, यानी पॉलन ग्रेन इसी से बनेंगे. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या हुआ? जहाँ से पॉलन ग्रेन बनेंगे. यानी ऐसे सेल्स को ये क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. और ये न्यूट्रिशन कहाँ से लाएगा? ये न्यूट्रिशन लाएगा मिडिल लेयर से. ठीक है. तो आप जानते हो जब मिडिल लेयर डिसअपियर कर जाता है मैच्योर एंथर में, तो एक समय आएगा कि टैपेटम भी कुछ दिनों के बाद डिसअपियर कर जाएगा मैच्योर एंथर में. लेकिन यहाँ पे एक जानने वाली ये बात है कि बिफोर डीजेनरेशन, आई एम सेइंग बिफोर डीजेनरेशन ऑफ टैपेटम, टैपेटम के खत्म होने से पहले टैपेटम एक स्पेशल बॉडी या ग्रैन्यूल्स का सिक्रीशन करता है. एक स्पेशल ग्रैन्यूल्स या बॉडी का सिक्रीशन करता है जिसको प्रोयूबिश बॉडी कहते हैं. प्रोयूबिश बॉडी. और ये कहाँ सिक्रीट करता है? इसके साइटोप्लाज्म में. ये MCQ बनता है, कहाँ सिक्रीट करता है, क्या बनाया. अब ये प्रोयूबिस बॉडी अब यहाँ सराउंड कर जाता है स्पोरोपोरोलिन से, और ये जो प्रोयूबिस बॉडी स्पोरोपोरोलिन से सराउंडेड है, तब जाकर ये क्या बनाया? यूबिश बॉडी बनाया. यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं. और बाद में ये यूबिस बॉडी रिलीज हो जाएगा पॉलन स्टैक में. यही यूबिस बॉडी रिलीज हो जाएगा पॉलन स्टैक में. और ये यूबिश बॉडी का फंक्शन क्या है? तो यूबिस बॉडी बना है स्पोरोपोरोलिन के कवरिंग के कारण. तो अगर हम स्पोरोपोरोलिन का काम फंक्शन समझ लेंगे तो हम कह सकते हैं यूबिश बॉडी का भी यही काम है. एक MCQ पूछता है बच्चे लोग कि यूबिस बॉडी सिक्रेटेड बाय विच लेयर ऑफ द एंथर. तो आप लोग देख रहे हो कि यूबिस बॉडी का सिक्रीशन जो हो रहा है वो टैपेटल लेयर में होता है. स्पोरोपोरोलिन जो है ये पॉलीमर है कैरोटीनॉइड्स का. स्पोरोपोरोलिन जो है ये कैरोटीनॉइड्स का पॉलीमर है, और ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसीलिए फॉसिलाइजेशन ऑफ अ पॉलन, फॉसिलाइजेशन ऑफ अ पॉलन कहने का मतलब जब पॉलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में हम लोगों को मिलता है हजारों सैकड़ों वर्षों के बाद, फिर भी वो पॉलन ग्रेन, इसीलिए हम लोग उसको जर्मिनेट करा सकते हैं या हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके केमिकल्स कंपोनेंट्स को. क्यों? क्योंकि वो जो कवर्ड होता है वो स्पोरोपोरोलिन से होता है, और स्पोरोपोरोलिन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मोस्ट रेजिस्टेंट है. ये हीट रेजिस्टेंट है, ये एसिड रेजिस्टेंट है, ये आइस रेजिस्टेंट है, यानी कम टेम्परेचर पे भी ये रेसिस्ट कर सकता है. ये एंजाइम रेसिस्टेंट है, ये pH रेसिस्टेंट है, ये सबसे रेसिस्टेंट है. ठीक है. तो ये भी एक MCQ बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो वहां एक ऑप्शन रहेगा आपको स्पोरोपोरोलिन. स्पोरोपोरोलिन का फंक्शन ये है कि ये आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ टैपेटम. तो
हम लोग यहीं पे देखा कि ये न्यूट्रिटिव लेयर है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ अ टेपेटम में सबसे पहला पॉइंट कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा पॉलन मदर सेल को। कैसे प्रोवाइड किया था ये हम लोग इस पोर्शन में देखे थे। दूसरा, ये सिक्रीट करेगा कुछ एंजाइम्स को और हार्मोन्स को। जैसे हम लोगों ने देखा कि कॉम्पेटिबिलिटी प्रोटीन था, पॉलन किट था वगैरह, बहुत चीज इन्होंने सिक्रीट किया। नेक्स्ट, यहाँ स्पोरोपोरोलिन का सिक्रीशन होगा, और स्पोरोपोरोलिन जो है पॉलन ग्रेन का आउटर कवर है, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल है, ये टेपेटम का एक और फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो है ये यूबिस बॉडी की फॉर्मेशन करेगी। यूबिस बॉडी ही वो बॉडी है जो प्रो यूबिस बॉडी से डेवलप किया था बाय गेट सराउंडेड स्पोरोपोरोलिन। और स्पोरोपोरोलिन क्या था बच्चे लोग? ये पॉलीमर था कैरोटीनॉइड्स का, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और ये पॉलन ग्रेन के आउटर कवरिंग के ऊपर, पॉलन ग्रेन के आउटर कवरिंग को ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अब तक हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में कंप्लीटली क्या कर लिया, जानकारी ले लिया कि हाँ इसके वॉल्स कैसे डेवलप हुए। पेराइटल सेल से जो 4 लेयर बने थे, उन चारों लेयर्स को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स जो वहां थे उसका क्या फंक्शन है सर, स्पोरोजिनस का क्या वर्क है, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या देखे थे, पेराइटल सेल्स से जो पार्ट्स बने थे वॉल्स के, उसका हम लोग डिस्कशन किए। अब हम लोग देखेंगे जो स्पोरोजिनस सेल्स थे उसके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वर्ड फिर से पकड़ोगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन, और जेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट, यानी कह सकते हो इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर are resulted or developed from diploid microspore mother cell और pollen mother cell। और ये जो रिजल्ट होगा ये किसके कारण रिजल्ट होगा, तो ये मियोटिक के कारण रिजल्ट होगा। मियोटिक कहने का मतलब यहाँ रिडक्शन डिवीजन होगा, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने एंथस के स्ट्रक्चर्स में बनाया था स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो जो 2 एंड डिप्लॉयड कंडीशन है, यही एक्ट करने लगता है पॉलन ग्रेन मदर सेल्स के रूप में, या पॉलन मदर सेल पीएमसी के तरह। यहाँ मियोसिस होगा, सिंगल मियोसिस, 1 मियोसिस। यहाँ मियोसिस होगा और इसके मियोसिस से 4 क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे या माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये जो 4 पॉलन स्पोर बने हैं या पॉलन ग्रेन बने हैं, इसी को हम लोग टेट्राड कहते हैं। 4 बना है एक से। तो एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि एक बात बताओ बच्चे कि मान लो हम ही आपको क्वेश्चन दे दें कि मेरे को 100 पॉलन ग्रेन चाहिए, तो अब आप ये बताइए कि कितना मियोसिस होगा, और हम आपको कहते हैं कि 25 पॉलन ग्रेन मदर सेल से आपको 100 पॉलन बनाने हैं। तो 25 चौके 100, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू, तो आप क्या कहिएगा सर इसमें कितना बार मियोसिस होगा, तो इसमें इसमें सिर्फ एक बार मियोसिस सब में होगा। 2500 पॉलन ग्रेन मदर सेल में एक बार मियोसिस होगा, यानी टोटल मियोसिस कितने बार, 25 टाइम्स मियोसिस होंगे, और वो रिजल्ट कर जाएगा 100 पॉलन में। क्योंकि एक पॉलन मदर सेल से 4 बनता है, तो 25 पॉलन मदर सेल्स हैं, 2500 पॉलन ग्रेन मदर सेल्स में अगर एक बार मियोसिस होता है तो 100 पॉलन ग्रेन यूं ही बन गया मेरा। और हम लोग जानते हैं कि सारे का सारा इसमें क्या होता है, फंक्शनल। अब एक चीज देखो, क्या देखो, यहां एक सेल से 4 सेल बने हैं, तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और चारों सेल को सरवाइव करना है। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि बाबू एक काम करना कि एक रोटी में 4 भाई खा लेना, तो आपके हिस्से में जो रोटी आएगा वो रोटी का पार्ट छोटा हो, कम होगा। तो इसको जो फूड मिला, ये फूड कम मिला, और इसके सेल्स जो हैं वो बड़े नहीं हो सके, इसके सेल छोटे रह गए, और इसके सेल जो छोटे रह गए इसी कारण इसको क्या कहा गया, माइक्रोस्पोर। जबकि एग जो होता है, एग में जब मियोसिस होते हैं तो 3 डीजेनरेट कर जाता है, एक बचता है, और एक को ही पूरा खाना है। अगर मान लो 3 भाई आपका बोल दे कि मुझे नहीं रोटी चाहिए तुम ही खा लो, तो एक का पेट भर जाएगा, तो एक सेल बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन में वो मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड पॉलन ग्रेन मदर सेल ड्यू टू मियोसिस इज नोन एज
इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन एक साथ बने, इसीलिए इसको टेट्राड कहते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो मियोसिस होता है, यहाँ साइटोजेनेसिस साइटोकाइनेसिस भी होगा। यहाँ जो साइटोकाइनेसिस पीएमसी में होंगे, ये 2 तरह का होगा, एक सक्सेसिव और दूसरा साइमल्टेनियसली। सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस वैसे साइटोकाइनेसिस को कहते हैं जहां एक चीज ध्यान दोगे कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होगा उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब, अगर मान लो ये एक सेल है, इसके डिवीजन करने से यहाँ 2 सेल बना, तो ये दोनों सेल पहले आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और तब जाके ये डिवाइड सेल में 4 सेल डेवलप करेगा। मेरी बात समझ में आई क्या बोले? दिस इज सक्सेसिव। साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद अगर साइटोकाइनेसिस होता है, दैट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज सक्सेसिव। कोई दिक्कत नहीं। साइमल्टेनियसली सेल डिवीजन क्या होगा, जहां कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट करेगा दोनों फेज का, तब जाके साइटोकाइनेसिस करेगा। यानी मान लो ये एक पॉलन ग्रेन मदर सेल है, तो इस पॉलन ग्रेन मदर सेल के पहले डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बनेगा, इस दोनों न्यूक्लियस में फिर डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस हुए। अब जाके यहाँ साइटोकाइनेसिस होगा, और अब जाके जो साइटोकाइनेसिस होगा तब जाके यहाँ 4 टेट्राड फॉर्म, तब जाके यहाँ एक टेट्राड यानी 4 पॉलन फॉर्म करेंगे। ये जो टेट्राड होता है, इस टेट्राड का फॉर्म्स होता है, अलग अलग रूप में सज सकता है। सबसे पहला आइसोबाइलेटरल, एक दूसरे के बराबर, आइसोबाइलेटरल। सेकंड वन इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है, 4 पॉलन ग्रेन मदर सेल होंगे, 4 पॉलन होंगे, सॉरी नॉट पॉलन ग्रेन मदर सेल। नेक्स्ट टाइप इज डिकस्टेट। डिकस्टेट पॉलन टेट्राड वैसे टेट्राड को कहते हैं। डिकस्टेट का मतलब होता है एक दूसरे से 90 डिग्री। अगर ये पॉलन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप देखो पॉलन ग्रेन 1 जो है ये राइट एंगल बना रहा है 2 के साथ, 2 का 3 से कनेक्शन राइट एंगल का है, और 3 का 4 से कनेक्शन राइट एंगल का है, जबकि 4 का 1 से कनेक्शन कैसा है, राइट एंगल। नेक्स्ट फॉर्म इज द टी शेप। टी शेप में 2 पॉलन ऊपर में अरेंज होंगे, और उसके बाद 2 पॉलन उसके नीचे लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे। और लास्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है वो लीनियर पॉलन है, जहां एक लाइन में सारे के सारा पॉलन ग्रेन अरेंज हो। ऐसे पॉलन ग्रेन्स को लीनियर पॉलन टेट्राड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये 5 तरह का टेट्राड अलग अलग प्लांट में, अलग अलग फ्लावर में रिपोर्टेड होता है। लेकिन एक ऐसा भी स्पीसीज है जिसका नाम एरिस्ट्रोलजिया एलियंस है। इसमें क्या होता है, ये चारों टाइप्स के टेट्राड एक ही पेड़ में, एक ही फ्लावर में रिपोर्टेड होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब टेट्राड का फॉर्मेशन होता है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ड्रोसेरा और टाइफा एक ऐसे 2 प्लांट है, 2-3 ऐसे प्लांट हैं जहां कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलता है। कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स कहने का मतलब यहाँ टेट्राड से पॉलन ग्रेन अलग नहीं होंगे, ये टेट्राड फॉर्म में ही रह जाएंगे। यानी चारों पॉलन जो है वो सेपरेट नहीं करेंगे। माइक्रोस्पोर डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे फॉर्म द कंपाउंड पॉलन ग्रेन। कैलोट्रोपिस का यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया है। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, पॉलिनिया का फॉर्मेशन होता है। इन द कैलोट्रोपिस, इसकी फैमिली एस्केलपेडियसी है। इन कैलोट्रोपिस ऑल द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर लोब रिमेन यूनाइटेड इन अ सिंगल सैक, दैट इज पॉलिनियम। दिस इज पॉलिनियम। एक ही सैक में सारा का सारा पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, यूनाइटेड फॉर्म में रहेगा। 2 पॉलिनिया जो है एडजेसेंट एंथर का या एडजेसेंट स्टामेन का, नॉट स्टिग्मा, स्टामेन का अटैच करेगा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कॉर्डिकल कहते हैं, और ये जो डिस्क से अटैच करेगा दैट इज नोन एज कॉर्पोसिलम, और ये पूरे स्ट्रक्चर को ट्रांसलेटर करते हैं। जरा यहाँ फिगर में आप लोग इसको समझोगे, यहाँ स्टिग्मा स्टामेन है, इससे ये जो एक डिस्क है जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, दिस डिस्क इज नोन एज कॉर्पोसेलम, और कॉर्पोसेलम से कॉर्डिकल्स को मैं रेड कर रहा हूं। कॉर्पोसेलम से कॉर्डिकल्स क्या होगा, अटैच होगा
कार्पोसेलम से क्या होगा, कॉर्डिकल्स अटैच होंगे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है रेड और ग्रीन का, यानी कार्पोसेलम प्लस कॉर्डिकल्स इज इक्वल टू ट्रांसलेटर, और इस ट्रांसलेटर से अटैच रहेगा पॉलिनियम, किसमें, कैलोट्रॉपिस में। ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्राड या पॉलन ग्रेन अरेंजमेंट देखने को प्लांट में मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4 माइक्रोस्पोर बनने की जगह एक ही पॉलन ग्रेन मदर सेल से, एक ही माइक्रोस्पोर मदर सेल से बहुत सारा पॉलन ग्रेन बन जाता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग पॉलीस्पोरी कहते हैं। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी कहते हैं। जैसे कि कस्कुटा में देखने को मिलता है 11 माइक्रोस्पोर जो है ये डेवलप कर जाता है एक ही टेट्राड में, या कह सकते हो एक ही पॉलन ग्रेन मदर सेल में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल के स्ट्रक्चर गाइनेशन। तो अब तक हम लोग बाबू क्या क्या देखे थे, अब तक हम लोग क्या क्या देखे बाबू, मेगा स्पोरोजेनेसिस देख चुके थे, मेगा गैमेटोजेनेसिस भी हम लोगों ने देख चुका था। अब हम लोग बात करेंगे जो पॉलन ग्रेन बनाए थे पॉलन ग्रेन टेट्राड में, उसमें से एक पॉलन ग्रेन को हम निकालते हैं और उसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर उसका होता क्या है। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जो ये पार्ट है दिस इज पॉलन न्यूक्लिया। पॉलन ग्रेन का साइज कितना हो सकता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ये रिपोर्टेड है जनरली एंजियोस्पर्म में। हाँ, बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जिसका साइज जो है वो वेरिएबल होता है। कैसे वेरिएबल होता है, तो आप वेरिएबल्स के लिए सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लार्जेस्ट दोनों को लिख दो और बता दो कि हाँ इससे इसने के बीच में उसका साइज वेरिएबल करता है। तो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जो है वो माइक्रोसिस्टिस का है 2.5 से लेके 3.5 न्यूमीटर तक, और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जो है वो मिराबिलिस जलापा का है। 4 o'clock प्लांट है ये, इस प्लांट को भूलना मत बाबू, जेनेटिक्स में इस प्लांट को जरूरत पड़ेगा। मिराबिलिस जलापा का है जो 250 न्यूमीटर का होता है। लॉन्गेस्ट और फिलामेंटस पॉलन ग्रेन जो है वो जोस्टेरा का है जो 2500 न्यूमीटर होता है। तो ये इसका क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, बट जनरली एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन का साइज जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन 2 लेयर से बने होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोर प्लस डर्म, डर्म का मतलब होता है कवर, स्पोर का मतलब स्पोर। यहाँ जो स्पोर है यानी पॉलन ग्रेन का कवर जो होता है ये कंबाइन बना हुआ होता है 2 चीज से। सबसे पहला जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज एक्साइन, और जो बाहर का पार्ट होता है दैट इज एंडाइन। जो आउटर कवर है दैट इज एक्साइन, जो इनर कवर है दैट इज एंटाइन। एंटाइन बना हुआ होता है पेक्टोसेलुलोज का, और ये जो लेयर होता है ये कंप्लीट होता है, या इसको आप ये कह सकते हो ये कंटिन्यूअस लेयर है। कैसा लेयर है, कंटिन्यूअस है। ये न्यूक्लियाई के चारों बगल कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है, जबकि एक्साइन जो है ये स्पोरोपोरोलिन का बना होता है। स्पोरोपोरोलिन इसको फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है स्पोरोपोरोलिन, क्या है ये हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ चुके थे स्पोरोपोरोलिन के बारे में। ठीक है, ये एक्साइन जो है ये एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब ये कहीं कहीं एब्सेंट भी होता है। कहाँ एब्सेंट होता है सर, तो जहां जहां जर्म पोर प्रेजेंट होगा, जहां जहां जर्म पोर प्रेजेंट होगा वहां वहां स्पोरोपोरोलिन क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और स्पोरोपोरोलिन वहां वहां एब्सेंट है तो आप कह सकते हैं कि सर वहां वहां एक्साइन एब्सेंट होगा। एक्साइन बना हुआ होता है 2 लेयर से, आउटर एक्टाइन और इनर एंडी एक्साइन। आउटर वाले लेयर को सेक्साइन और इनर वाले को नेक्साइन भी कहते हैं। उसके बाद सेक्साइन भी 3 लेयर का बना हुआ होता है। जो इनर पार्ट होता है वो इनर कंटिन्यूअस लेयर है। यानी आप ये बात जान लो बाबू कि इनर कंटिन्यूअस लेयर और इनर एंडोएक्साइन जो है ये कंटिन्यू होते हैं, जबकि मिडिल जो पार्ट है किसका, सेक्साइन का, और आउटर जो पार्ट है सेक्साइन का, यानी एक्साइन का जो मिडिल पार्ट और आउटर पार्ट है ये पार्ट डिसकंटिन्यूअस होता है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, पॉलन ग्रेन के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांच ऑफ साइंस या अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम लोग यहाँ पे पॉलन ग्रेन के आर्किटेक्ट को समझने का कोशिश करते हैं।
उसके जो एक्साइन का लेयर होता है, एक्साइन पे जो स्पोरोपोरोलीन है, इसका एक और फंक्शन है, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी जाना जाता है। तो ये सारे चीज का स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? पैलिनोलॉजी में करते हैं। पॉलन ग्रेन कैन बी मोनोकॉल प्लेट, बाइकॉल प्लेट एंड ट्राइकॉल प्लेट। पहली बात यह है कि मोनोकॉल प्लेट होता क्या है। यहाँ जो जर्मपोर आपको दिख रहा होगा, ये जर्मपोर अगर एक जर्मपोर है जिसको जर्मिनल फ्यूरो भी कहते हैं, तो जैसा कि मोनोकॉट में होता है वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकॉल प्लेट कहेंगे। बाइकॉल प्लेट मतलब दो जर्मपोर हो, और ट्राइकॉल प्लेट मतलब कहाँ होगा ट्राइकॉल प्लेट? ट्राइकॉल प्लेट डाइकॉट में होगा। अब एक बात यहाँ बहुत नोटवर्दी पॉइंट है, वो ये है बच्चे कि जहां हम ट्राई का बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा था कि ट्राइमेरस कंडीशन जो है ये मोनोकॉट के लिए है, तो यहाँ से आप उसको कंफ्यूज मत कर जाना कि सर यहाँ 3 जर्मपोर है तो ये मोनोकॉट का है। नहीं, यहाँ 3 जर्मपोर है, ये जब भी होगा ये डाइकॉट का होगा, और मोनोकॉल प्लेट जहां जहां एक जर्मपोर है ये मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो पॉलन ग्रेन बना है, इस पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट्स के रूप में। किसके रूप में? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट कंटेनिंग ऑर्गन, मेल गैमेट कंटेनिंग ऑर्गन। ये कंप्लीटली मेल गैमेट नहीं है, यहां भी कुछ और डिवीजन हो गए तब जाके मेल गैमेट्स बनेगा। तो आप यहां देखो, माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ये हमेशा याद रखना, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कौन सा है? माइक्रोस्पोर। ये पॉलन ग्रेन आपने अभी अभी स्ट्रक्चर देखा है, पढ़ा है। इस पॉलन ग्रेन में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन हुआ। ये कैसा था? हैप्लॉइड। इसके डिवीजन करने से ये दो सेल में जनरेट किया, एक बड़ा सेल होगा, एक छोटा सेल होगा। जो बड़ा सेल होगा उसको हम लोग ट्यूब सेल कहेंगे या वेजिटेटिव सेल कहेंगे, ठीक है। और जो छोटा सेल होगा उसको जनरेटिव सेल कहेंगे, क्योंकि जनरेटिव सेल जो है ये जनरेशन करने के लिए यानी गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि वेजिटेटिव सेल जो है यही आगे चल के पॉलन ट्यूब बनेगी। कैसे बनेगी हम लोग देखते हैं। दिस स्टेज इज नोन एज टू सेल्ड स्टेज ऑफ द पॉलन ग्रेन। अब यहाँ कुछ बातों को ध्यान दोगे। 60% एंजियोस्पर्म में टू स्टेज पॉलन ग्रेन सेड कर जाता है, झड़ जाता है या पॉलिनेशन में चला जाता है, तब जाके वो 3 स्टेज में डेवलप करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट हैं जहां पे 2 स्टेज पॉलन ग्रेन जो है कहाँ एंथर में ही 3 स्टेज में कन्वर्ट होते हैं, तब जाके पॉलिनेट करते हैं। तो हमने एक चीज जान लो, प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमें यहीं तक डिस्कशन करना था। ये फर्टिलाइजेशन के फेज का पीरियड होता है, बट जब हम लोग बात मेल गैमेट की कर रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन की कर रहे हैं, मेल सेक्स गैमेट की कर रहे हैं, तो हम यहां तक पहुंच गए हैं जहां पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज या फर्टिलाइजेशन चेंज मेल गैमेटोफाइट्स में क्या क्या होता है। अब ये जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस होगा। यहां इस पॉइंट को ध्यान दोगे, माइटोसिस इज ओनली इन जनरेटिव सेल, नॉट इन द वेजिटेटिव सेल। तो यहां पे टोटल कितने सेल बने? 3 सेल बने। एक हमारा वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और 2 मेरा जनरेटिव सेल बना। और ये जो 2 जनरेटिव सेल्स के न्यूक्लियस हैं, यही हमारे लिए 2 मेल गैमेट्स करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 मेल गैमेट का, यानी 2 सेल 2 न्यूक्लियाई एंड बोथ आर हैप्लॉइड। कोई दिक्कत नहीं। जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे रिच करता है, जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे रिच करता है, तो स्टिग्मा के मॉइस्चर के कारण, प्रोटीन के कारण और अदर कुछ कंपोनेंट्स के कारण ये जर्मिनेशन डेवलप करता है, या ये डेवलप करता है। डेवलपमेंट इसमें होता है। कैसा डेवलपमेंट होगा? जहां पे जर्मपोर था, जर्मपोर पे क्या एब्सेंट था बाबू? स्पोरोपोरोलिन एब्सेंट था। जहां जर्मपोर पे स्पोरोपोरोलिन एब्सेंट है, तो उस मॉइस्चर के कारण जो मेरा इनर लेयर था एंटाइन, ये बाहर की ओर निकल जाता है, फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलन ट्यूब। ये बात आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। और इस पॉलन ट्यूब के सबसे आगे हमारा ट्यूब न्यूक्लियस चलेगा। इसके बाद इसके पीछे पीछे 2 मेरा मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल से डेवलप किए थे, ये होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉलन ट्यूब में कैलोज प्लग होता है। दिस प्लग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। और दूसरा बात ये कि पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट होता है, पॉलन ग्रेन आई एम सेइंग अबाउट मेल गैमेट,
ये मूवमेंट केमोटॉपिक होता है. दिस मूवमेंट इज ड्यू टू केमोटॉपिक. केमिकल के कारण, एक केमिकल है, इस केमिकल के कारण इसमें क्या होगा, मूवमेंट होता है. और इस तरह से ये मूव करता हुआ एक के पास जाएगा और एक के पास फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नया प्लांट डेवलप करेगा. तो यहाँ हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कशन कर लिया पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट यानी मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं. अब हम लोग देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर सर जान लिए, तो पॉलन ग्रेन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंथर में. तो अब एंथर क्या करेगा, डेहिसेंस करेगा. तो डेहिसेंस के टाइप्स देखेंगे. और इतने सारे जो पॉलन ग्रेन, यानी एक पॉलन ग्रेन मदर सेल से जब 4 पॉलन ग्रेन बन रहे थे, ऐसे केस में बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन होने से क्या इसका डिसएडवांटेज है, क्या इसका एडवांटेज है ऑन द ह्यूमन बीइंग, हम लोग इस चीज को भी डिस्कशन करेंगे अभी स्टूडेंट्स. तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने क्या देखा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर दिया पॉलन सैक में. इसके कारण पॉलन ग्रेन के, पॉलन सैक का जो इनर वॉल होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और स्ट्रोमियम के पास से वो क्या कर जाएगा, डेहिसेंट कर जाएगा, फट जाएगा. तो ये जो डेहिसेंस होता है ये कई तरह के हो सकते हैं. या तो सूचर के पैरेलल वो डेहिसेंस हो जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस ऑफ एंथर करते हैं, जैसा धतूरा, कॉटन, चाइना रोज में होता है. ये चाहे वो सूचर से 90 डिग्री पे ट्रांसफर, सूचर के 90 डिग्री पे डेहिसेंस करे जिसको हम लोग ट्रांसवर्स डेहिसेंस करते हैं, जैसे कि मालवेसी एक्सेप्ट चाइना रोज. या वो पोर लाइक स्ट्रक्चर बना के डेहिसेंस करे, पोर लाइक स्ट्रक्चर उसके किसी एक ठीका पे बन जाएगा और उसके कारण वो डेहिसेंस कर जाए, ब्रस्ट आउट कर जाए, जैसा कि सोलानेसी में देखने को मिलता है. ये भी एक टाइप ऑफ डेहिसेंस है. उसके बाद अगर वल्व लाइक स्ट्रक्चर बना के, अगर वल्व लाइक स्ट्रक्चर बनाया और उस वल्व लाइक स्ट्रक्चर से एंथर जो है पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करता है, तो उसको वेल्वुलर डेहिसेंस ऑफ एंथर कहते हैं. This large number of pollen grain could be either advantageous for human and disadvantageous for human also. हम लोगों के लिए ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंड का, और कभी कभार ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल भी होता है. पॉलन एलर्जी पॉलन ग्रेन का हार्मफुल एस्पेक्ट है, जहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर कर जाता है तो ये बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज अस्थमा, ब्रोंकियाइटिस, ये सारे डिजीज हम लोगों को काउज कर सकता है. जैसे कि पार्थीनियम, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास कहते हैं, ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज के बारे में यहाँ इतना जान लो कि दिस स्पीसीज इज नॉट इंडियन ऑरिजिन प्लांट, दिस इज ऑल्सो नोन एज एलियन स्पीसीज. एलियन स्पीसीज इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पीसीज बाहर से आया था, अमेरिका से आया था, व्हीट के साथ ट्रांसपोर्ट हुआ होके. और व्हीट के आज के भी फील्ड में ये स्पीसीज बहुत ज़्यादा ये प्लांट देखने को मिलता है एज अ व्हीट. इसके अलावा एमरेंथस का पॉलन ग्रेन हो या सिनोपोडियम का पॉलन ग्रेन हो, अगर इन तीनों के पॉलन ग्रेन से देखोगे तो एक फीवर काउज होता है. दैट फीवर इज नोन एज हे फीवर. हे फीवर कुछ नहीं, इट इज एलर्जिक रिएक्शन. इट इज एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू द पॉलन ग्रेन ऑफ इट. हे फीवर कोई हम लोगों का डिसऑर्डर नहीं है, ये एलर्जिक रिएक्शन हुआ था हम लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में पॉलन ग्रेन के आने से. किनके पार्थिनियम के, सिनोपोडियम के और एमरेंथस के. वहीं कुछ पॉलन हम लोगों के लिए बहुत एडवांटेजेस होते हैं जब हम लोग बहुत सारे पॉलन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं. पॉलन प्रोडक्ट जो होता है वो वेरी रिच इन न्यूट्रिशन होता है. इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज के पर्सन जो है, आज का ये ट्रेंड बन चुका है कि हम पॉलन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ पॉलन टैबलेट, सप्लीमेंट के रूप में हम लेते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट है और हम टैबलेट के रूप में जब इसको लेते हैं तो हम उसे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर सकते हैं. इसके कंजम्पशन को बहुत लोगों ने ये बात को क्लेम किया है कि ये इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस को, एथलीट्स का, रेस हॉर्स सबका, ये परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है. दीज ग्रुप, एथलीट हो या रेस हॉर्स हो, दीज ग्रुप लॉट ऑफ एनर्जी टू accomplish देयर वर्क, रिस्पेक्टिव वर्क्स. इसमें पॉलन प्रोडक्ट इसके लिए क्या है, बहुत बड़ा हेल्पफुल हैंड है क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिटिव होता है. तो आप कहोगे सर सारे पॉलन प्रोडक्ट जिससे हम लेते हैं उसको हम वायबल बना के रख सकते हैं, उसको हम बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं. तो यहीं पे एक शब्द और एक टर्म हम लोगों को और पढ़ना, दैट इज पॉलन वायबिलिटी.
पॉलन वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पॉलन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ डिलीवरिंग मेल गैमेट्स टू द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक तक अगर पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाकर मेल गैमेट को पहुंचा रहा है, तो जब तक पहुंचा रहा है तब तक उसको हम क्या मानेंगे? वायबल मानेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, ये बहुत वेरिएबल करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है किस किस चीज पे, हम टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। हो सकता है कोई एक एक्स स्पीसीज की बात करो, वो तुम्हारे यहाँ कुछ दिनों के लिए वायबल है, मेरे यहाँ हो सकता है उससे 5 दिन ज़्यादा के लिए वायबल है, और ए पर्सन के लिए वो 10 दिन कम वायबल है। ये ऐसा क्यों वेरिएशन शो कर रहा है? क्यों कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है ये वेरिएंट है, और टेम्परेचर पॉलन वायबिलिटी के लिए एक काउज है, एक रीज़न है। इसी चीज़ का यूज़ कर हम लोगों ने पॉलन क्रायो प्रिजर्वेशन शुरू किया। पॉलन क्रायो प्रिजर्वेशन या पॉलन बैंक। पॉलन बैंक में हम क्या करते हैं, वेरियस स्पीसीज का पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करके लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ताकि उस पॉलन को हम वायबल रख सकते हैं सालों 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 तक के लिए। और अगर वो स्पीसीज लॉस कर जाता है अर्थ के बायोडाइवर्सिटी से, तो उसके पॉलन ग्रेन को हम पॉलन कल्चर करके, पॉलन टिश्यू कल्चर करके उसका प्लांटलेट बना सकते हैं, और उस प्लांटलेट से हम उस प्लांट का यूज, उस प्लांट को रीस्टोर कर सकते हैं अर्थ पे। यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि पॉलन बैंक में यूज होने वाला क्या होता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, और उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो उसका टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक और बात, अगर इसके टेम्परेचर को आप और घटाते हो, कितना घटाते हो, मान लो 206 डिग्री सेल्सियस पे जाते हो, 10 डिग्री हम घटाए, तो मेज में ये रिपोर्ट है कि उसकी वायबिलिटी तब 4 साल के लिए बढ़ जाती है। कब तक? 226 डिग्री सेल्सियस जाने तक इसकी वायबिलिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, इस तरह से वेरिएशन बहुत जगह होता है। राइस और वीट, दो कॉमन क्रॉप्स जो इस कंट्री का है, उसका पॉलन 30 मिनट में अपनी वायबिलिटी लूज कर देता है, जबकि रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसा और सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, इसमें ये वायबिलिटी लूज करने में मंथ लग जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स क्या क्या देखा? हम लोगों ने स्टामिन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, हम लोगों ने स्टामिन के टीएस को समझा, उसके वॉल्स के डेवलपमेंट को देखा, उसके बाद हम लोगों ने स्पोरोजिनस टिश्यू पेराइटल सेल्स कैसे डेवलप होते हैं वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को देखा, समझा। पॉलन ग्रेन के से मेल गैमेटोफाइट कैसे बना, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स हम लोगों ने देखा। एंथर के डेहिसेंस को पढ़ा, पॉलन एलर्जी, पॉलन प्रोडक्ट और पॉलन वायबिलिटी को भी पढ़ा। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आपसे जुड़ेंगे, तब हम आपके साथ फीमेल पार्ट, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे एक लेक्चर लेके आएंगे, और आप लोग तब तक एनसीईआरटी के बुक से इतने पार्ट तक के क्वेश्चंस को बनाओगे, इतने पार्ट तक के पार्ट्स को समझोगे, नोट्स बनाओगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछोगे। थैंक यू।